नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। आज है तारीख 13 सितंबर, दिन शुक्रवार। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आए। आबकारी नीति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं जेल से बाहर आया हूँ, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा सत्य की जीत, तो भारतीय जनता पार्टी ने की इस्तीफे की मांग। जानेंगे कोर्ट ने अपने फैसले में सीबीआई को लेकर क्या कहा। तो कोर्ट ने आज वापस से एक ये बात कही कि सीबीआई को जो है वो केज पैरट बन के नहीं रहना चाहिए और उन्हें देश की वो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो उन्हें अपना काम सही से करना चाहिए। रूस ने 6 ब्रितानी राजनयिकों का अक्रेडिटेशन लिया वापस, लगाया जासूसी का आरोप। Британские дипломаты уличены в шпионаже. Как посольство Великобритании в Москве превратилось в филиал Ми-6. Расскажем в выпуске. विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल जानते हैं सुमिरन से। इसराइल की स्पेशल फोर्स ने सीरिया में हिजबुल्ला के मिसाइल निर्माण के ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि इस्राएली सरकार ने इस ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला हफ्ते की शुरुआत में हुआ है। सीरिया की मीडिया के अनुसार सोमवार को सीरिया के शहर मासियाफ के करीबी इलाके में यह हमला हुआ, जिसमें 18 लोगों की जान गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस्राएली स्पेशल फोर्स हेलीकॉप्टर से उतरी, ईरान के बनाए हुए मिसाइल ठिकानों को उसमें विस्फोटक रखे और सारी संवेदनशील जानकारी हटा दी। हालांकि बीबीसी ने अभी तक इन रिपोर्ट्स की जांच नहीं की है। इस्राएली सरकार ने इस पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, पर इन हमलों के पीछे का मकसद ईरान को हिजबुल्ला को सटीक मिसाइल की आपूर्ति करने से रोकना हो सकता है। उत्तर कोरिया ने पहली बार ऐसी तस्वीरें जारी की हैं जिनमें उसके परमाणु बमों के लिए ईंधन बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी का दौरा करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने देश के परमाणु हथियारों के भंडार में बढ़ोतरी का आह्वान किया है। ये साफ नहीं है कि ये तस्वीरें कब और कहां ली गई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के पास 2 साइट्स हैं जहां वो समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन करना चाहता है। तस्वीरों के बारे में पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयास जारी रखेगा। माओ निंग कह रही हैं, चीन की स्थिति वही है। हम प्रायद्वीप की शांति और स्थिरता बनाए रखने में विश्वास रखते हैं और एक राजनीतिक समाधान हमारे और बाकी देशों के हित में है। हम इस मामले पर काम करने को इच्छुक हैं और मदद के लिए भी तैयार हैं। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर अदानी समूह पर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में आरोप लगाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में स्विस बैंकों ने अडानी समूह के जमा $21 करोड़ को फ्रीज कर दिया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने यह दावा मीडिया रिपोर्टों के हवाले से किया, जिसे अदानी समूह ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अदानी ग्रुप ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस मामले का खंडन करते हुए वो बताते हैं कि ये आरोप आधारहीन है। अदानी समूह ने कहा कि वो किसी भी स्विस कोर्ट की कार्रवाई में शामिल नहीं है और न ही कंपनी के किसी खाते पर कार्रवाई हुई है। अमेरिका में नवंबर को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कमला हैरिस से दूसरा प्रेसिडेंशियल डिबेट करने की संभावना से डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया है। 2 दिन पहले ही पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में दोनों के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी। ट्रंप ने कहा कि वो इस डिबेट में साफ तौर पर जीत गए थे, इसलिए कमला हैरिस फिर से डिबेट करना चाहती हैं। Because we've done 2 debates and because they were successful, there will be no third debate. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 2 बार बहस हो चुकी है और क्योंकि वो सफल बहस रही, इसलिए कोई तीसरी बहस नहीं होगी। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। अब बस आपको बाहर जाना है, मतदान करना है। ये हमारे देश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वोट होने जा रहा है। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। हालांकि मंगलवार को हुए डिबेट के तुरंत बाद कराए गए पोल्स में संकेत मिलता है कि वोटरों को लगा कि अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी के सामने हैरिस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के विरोध में कोलकाता में विरोध प्रदर्शन जारी है। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित स्वास्थ्य भवन के सामने प्रदर्शनकारी डॉक्टर धरने पर बैठे हुए हैं। और केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने लिखा है कि आज गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है।
से थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आए और ये जो आवाजें आप सुन रहे हैं ये उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए लोगों की आवाजें हैं। इनमें उनकी पत्नी सुनीता, पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता थे। तिहाड़ जेल के सामने ये लोग इकट्ठा हुए बारिश के बीच। वहीं जेल से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनते हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं जेल से बाहर आया हूँ, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे। भारत माता की, भारत माता की। तो मानसी काफी जोश से भरे लग रहे थे अरविंद केजरीवाल। यहाँ बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ी सीबीआई के एक एफआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर केजरीवाल को जमानत दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केजरीवाल को 10 लाख रुपए का जो है भरना होगा, मुचलका भरना जी, होगा। और फैसले के बाद सुनीता केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं में मिठाई बांटी। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। तो सुमिरन, सुनीता ने कहा भाजपा के मंसूबों पर पानी फिर गया। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयन की बेंच ने की और 5 सितंबर को ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जो आज डिलीवर हुआ। आज सुनवाई करते हुए जस्टिस भुयन ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल की जमानत पर खुशी जताई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले में बीजेपी को भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दिया है। बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात आज साफ हो गई। तो ये थे मनीष सिसोदिया। वहीं जस्टिस उज्जवल भुयन ने केजरीवाल को जमानत देते हुए सीबीआई पर भी टिप्पणी की और कहा कि उसे दिखाना चाहिए कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है। बीजेपी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर तंज कसा और कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। और वो भी, और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। मानसी, यहाँ ये बताना जरूरी है कि जस्टिस लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ की बेंच ने मई 2013 को कोयला घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई वो तोता है जो पिंजरे में कैद है और इस तोते को आजाद कराने की जरूरत है। और इसी पर गौरव भाटिया ने भी ये जो टिप्पणी है जी, उस पर एक टिप्पणी दी है। उसका भी आदर करना है, लेकिन ये जो पिंजरे का तोता कहा है, वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में। और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सह सम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है, भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है, और इसीलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है। तो गौरव भाटिया ने ये बताया कि ये जो सीबीआई को लेकर जो टिप्पणी है उसका नाता कहीं ना कहीं एक ऐसे घोटाले से है और उसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले से है जिसका नाता कांग्रेस से है। वहीं कांग्रेस ने भी कोर्ट के फैसले का आज स्वागत किया, हालांकि बीजेपी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को सुनिए।
हेमंत सोरेन जी, हमारे झारखंड के गठबंधन के मुख्यमंत्री को जमानत और अब अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पाया है कि ये केस जमानत के योग्य है। जन्नाटेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके पूरी तरह इस देश में भय आतंक का वातावरण कायम कर रही थी। ये जो फैसला आया है सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं भाजपा इससे सबक सीखे। मोदी जी, आपकी सरकार सबक सीखे। लोकतंत्र में विरोधी नेताओं को इस तरह प्रताड़ित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मानसी, ये मामला इस साल लगातार चर्चा में रहा है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी, एक जमानत ना दिए जाने के खिलाफ और दूसरी सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ। मार्च 2024 में केजरीवाल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था। 12 जुलाई को उन्हें इस मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दे दी थी, लेकिन जमानत मिलते ही उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। अब से थोड़ी देर पहले सुमिरन मैंने बात की कानूनी मामलों के बीबीसी संवाददाता उमंग पोद्दार से, और उनसे मैंने सबसे पहले यही सवाल किया कि कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को बेल पे रिहा कर दिया जाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभी 2 मुकदमे चल रहे हैं, एक तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा और एक है जो सेंट्रल जांच ब्यूरो के द्वारा। तो उसमें जो ईडी वाला केस है उसमें कोर्ट ने पहले ही उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, पर जो सीबीआई का केस था उसमें उन्हें जमानत अभी तक मिली नहीं थी। तो आज सीबीआई के केस में उन्हें जमानत मिल गई है, तो अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं। बची जो कोर्ट की बात, तो कोर्ट ने कुछ चीजें कही। कोर्ट ने एक ये कहा कि जो एक बेल में ये देखा जाता है कि कोई बाहर आए तो वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट ने एक तो ये बात कही कि जितना इसमें जो जांच वाली चीजें थी, जो एविडेंस था, वो सीबीआई के पास है। तो इसीलिए जब केजरीवाल बाहर आएंगे तो उनको एविडेंस टैंपर करना, विटनेसेस को इंटिमिडेट करना, ये सारी चीजों की संभावना कम है। उसके अलावा कोर्ट ने उन पर कई शर्तें भी लागू की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें श्योरिटीज देनी होगी, उन्हें बाहर आके इस केस के बारे में बात नहीं करनी है। और इसके पहले जब उनको ईडी की अंतरिम जमानत मिली थी, तो जो उसमें जो कंडीशंस थे कि वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस नहीं जा सकते हैं, वो दस्तखत तभी कर सकते हैं जब उनके दस्तखत के बिना फाइल आगे नहीं बढ़ सकती है, तो वो सारी चीजें अभी भी लागू रहेंगी। और कोर्ट ने उसके अलावा कुछ और भी टिप्पणियां की अपनी। तो कोर्ट के जो 2 जजेस थे, दोनों ने अपने अलग अलग जजमेंट्स लिखे, हालांकि उनका फाइनल फैसला सेम था। तो उसमें जो जस्टिस उज्जवल भूयन का जजमेंट था, उसमें उन्होंने एक तो कहा कि जो सीबीआई ने अरेस्ट किया केजरीवाल को, उसकी टाइमिंग बहुत सस्पेक्ट थी, क्योंकि सीबीआई की जो केस है वो 2022 में रजिस्टर हो गई थी और केजरीवाल को सीबीआई ने अरेस्ट किया उस समय जब ईडी द्वारा उनको ट्रायल कोर्ट से एक बार बेल मिल गई थी। पर उसी के बाद जब ये आशंका हो रही थी कि केजरीवाल बाहर आ सकते हैं ईडी के मामले में, तो उन्हें सीबीआई के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो उसमें उन्होंने बोला कि उनकी अरेस्ट की टाइमिंग काफी सस्पेक्ट है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कंडीशंस है कि वो जा नहीं सकते हैं अपने सेक्रेटेरिएट या साइन नहीं कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें इन कंडीशन से भी आपत्ति है, पर क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने वही कंडीशंस लगाए थे और ये भी 2 जजों की पीठ थी, तो उन्होंने कहा कि हम इस पे अभी कुछ और नहीं कहना चाहते हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी थी वो गैर कानूनी नहीं थी, हालांकि उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। इसके क्या मायने हुए? जी, तो अब जो अभी हम बात कर रहे थे कि केजरीवाल के अगेंस्ट 2 केस है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला ईडी के द्वारा और एक सीबीआई वाला। तो सीबीआई का जो केस है उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है वो 7 साल की पनिशमेंट होती है। तो जो 7 साल से कम की जो क्राइम्स होते हैं उसमें जनरली कोर्ट का जो आउटलुक रहता है वो ये कहता है कि आप अरेस्ट जो है वो फर्स्ट इंस्टेंस में ना करें, पहले उनको नोटिस दें, फिर उसके बाद आप उनसे पूछताछ करें और अगर आपको लग रहा है ये वाली चीज कि आपको अरेस्ट करना जरूरी है फिर करें। तो इस चीज में दोनों तरफ से बहस हुई थी कि ये नोटिस जो था वो सही से दिया गया था, नहीं दिया गया था, अरेस्ट करने की जरूरत क्या थी अगर ये 7 साल से कम की सजा है। वहीं सीबीआई के जो वकील है वो कह रहे थे कि उन्होंने पहले ट्रायल कोर्ट में इसके लिए अर्जी डाली थी कि वो अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेना चाहते हैं। तो वो सबको देखते हुए आज जो एक जज ने अपने जजमेंट में लिखा, सूर्यकांत ने, कि जो उनका अरेस्ट था वो तो इलीगल नहीं था। उमंग, इस दौरान जब सुनवाई हो रही थी तो जजों की जो बेंच है उन्होंने सीबीआई पर भी टिप्पणी की, मतलब उसके क्या मायने हैं? जी, आज का जो जजमेंट था उसमें भी इनफैक्ट कोर्ट ने साफ साफ लिखा है। तो एक जज का जो जजमेंट था, जस्टिस उज्जवल भूयन का, उन्होंने ये कहा कि जो केजरीवाल के अगेंस्ट एफआईआर थी सीबीआई की वो रजिस्टर हो गई थी 2002 में
और करीब 2 साल बाद उन्हें अरेस्ट किया गया, और उन्हें अरेस्ट तब किया गया जब उन्हें ईडी के एक मामले में बेल मिल गई थी निचली अदालत से। तो ऐसा लग रहा था कि वो बाहर आ सकते हैं अपने उस मामले में। तो उसमें कोर्ट ने ये कहा कि जो अरेस्ट का टाइमिंग है वो उन्हें सस्पेक्ट लग रहा है, और उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि पहले कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई केज पैरेट की तरह बर्ताव कर रहा है, और कुछ कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दी थी कि सीबीआई में अपॉइंटमेंट्स कैसे होने चाहिए, उन्हें कैसे फंक्शन करना चाहिए। तो कोर्ट ने आज वापस से एक ये बात कही कि सीबीआई को जो है वो केज पैरेट बन के नहीं रहना चाहिए, और उन्हें देश की वो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो उन्हें अपना काम सही से करना चाहिए। जी, तो कोर्ट के इस टिप्पणी को क्या एक बड़े संदर्भ में लिया जाएगा? जी, एक चीज जो अब सारे जो बेल मिल रहे हैं शराब घोटाले में, उससे एक चीज तो साफ आ रही है कि कोर्ट जो है अब धीरे धीरे जो कड़ी मामले हैं जैसे पीएमएलए के, उसमें भी अब ये देख रहा है कि अगर केस धीमी गति से चल रहा है तो उसमें लोगों को बेल मिलनी चाहिए, जो कि एक अच्छी दिशा में प्रगति है कोर्ट के द्वारा। तो अभी शराब घोटाले मामले में हमने देखा कि मनीष सिसोदिया को भी बेल मिली, कि कविता को भी बेल मिली, और ये बेल इसी बात पे मिली है कि बहुत धीरे से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इससे काफी वक्त लगेगा पूरा होने में, और इतने टाइम के लिए फिर आप किसी को अंदर जेल के बंद नहीं रख सकते। तो इसीलिए जो आज केजरीवाल का भी जो बेल ऑर्डर आया है, ये अभी हाल के कुछ बेल ऑर्डर्स को अगर हम साथ में देखें तो कोर्ट एक प्रगतिशील दिशा में जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ गए। कोर्ट में क्या हुआ ये उमंग पोद्दार बता रहे थे। और इसके साथ ही सुमिरन, जो राजनीति है, अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति में अब थोड़ा रंग घुलेगा। जी बिल्कुल, केजरीवाल जेल से बाहर आ गए और इसके साथ ही ऐसा लगता है दिल्ली की जो राजनीति है अब वो भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अलग ही रंग लेगी। पहला तो ये कि केजरीवाल बोलने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और दूसरा कि हरियाणा चुनाव भी आसपास है और यहाँ आम आदमी पार्टी अकेली मैदान में उतर रही है। तो माना जा सकता है कि केजरीवाल अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनावी रण में जरूर उतरेंगे। 30 साल पहले मैंने कुछ ऐसे इंटरव्यू लिए जो कि बेहद चौंकाने वाले थे, लेकिन इस हत्याओं को अंजाम देने वाली उनकी माएं नहीं थी, वो दाइयां थीं, और उनकी शिकार थीं बच्चियां। ऐसा गला अमेट कर को मारते थे, नमक चटा कर को मारते थे, और ले जाकर को जंगल में हमें खदा खुदी रहता था, वहां पर गाड़ देते थे। मैं समझना चाहता था कि ये दाइयां इस काली दुनिया का हिस्सा कैसे बनी। जब मैंने उनकी कहानियों पर नजर दौड़ानी शुरू की, तब मुझे मिली दुनिया बदलने वाली आश्चर्यजनक कहानी। मैं अमिताभ पराशर ला रहा हूं एक स्पेशल पॉडकास्ट, द मिडवाइफ्स कन्फेशन, दाइयों का चौंकाने वाला सच, शनिवार 7:30 बजे। यह है बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। कार्यक्रम में आगे, Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямой. रूस ने 6 ब्रितानी राजनयिकों का एक्रेडिशन वापस लिया, लगाया जासूसी आरोप। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिसनर्स क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर ये जान लेते हैं। तो मानसी, मैं यूट्यूब से शुरुआत कर लेती हूँ, कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। हमारे साथ राजेंद्र दास हैं जो जुड़े हुए हैं और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो राज्य हैं उनके चुनावों की बात कर रहे हैं। केसर सिंह राठौर हैं जो कह रहे हैं कि मैं राजस्थान बाड़मेर से आपको सुन रहा हूं। हमारे साथ गोपाल मंडल हैं। हमारे साथ एक लिसनर हैं जो ये पूछ रहे हैं कि बीबीसी हिंदी का जो ये पॉडकास्ट है वो 7 दिन क्यों नहीं आता है, ऐसा कह रहे हैं मनोहर चमोली मनु। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंजूर अहमद लोन जो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं और 2014 का साल लिख रहे हैं। सखिंदर कौर हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बात कर रही हैं पंजाब के इलेक्शंस के बारे में। मेरे ख्याल से वो अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करना चाह रही थी। और ममता बघेल हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा कवच है। वहीं फेसबुक पर मैं देख रही हूँ विजय कुमार पांडे लिखते हैं केजरीवाल का जेल से बाहर आना सत्य की जीत है और सीबीआई पर टिप्पणी केंद्र सरकार को शर्मसार करने वाली बात है। राकेश दुबे लिखते हैं कि किसी भी सरकारी फाइलों पर केजरीवाल साहब हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। मनोहर चमोली यहाँ भी हमें सुन रहे हैं। उपेंद्र मणि त्रिपाठी लिखते हैं कि जो सीबीआई पर जो कमेंट आया है, जो टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसको लेकर लिखते हैं कि एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए जिससे इसका दुरुपयोग ना हो सके। उसके अलावा कुलदीप सिंह जाखड़, दौलत
कुंवर हमें सुन रहे हैं, श्रीकांत सिंह हैं, कन्हैया प्रसाद हैं, जिस पर आरोप नहीं है वो भी भ्रष्ट हो सकता है। आज के समय में ईमानदार कौन है, ये उनका सवाल है। जगदीश वर्मा भी सुन रहे हैं, हीरालाल रॉय, जगदीश कोदरा और रामजी प्रसाद भी हमें सुन रहे हैं। और चलते चलते आपको ये भी बता दें कि साप्ताहिक कार्यक्रम दी लेंस का कल का एपिसोड हरियाणा विधानसभा चुनावों पर होगा। देखना मत भूलिएगा बीबीसी के सभी प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। तो अब पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं और रूस और यूक्रेन की बात कर लेते हैं और शुरुआत रूस से। रूस ने जासूसी का आरोप लगाते हुए 6 ब्रितानी राजनयिकों का एक्रेडिशन वापस ले लिया है। रूस ने जासूसी का जो आरोप लगाया है और एक्रेडिशन वापस लिया है, उसी पर रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB का कहना है कि वो रणनीतिक रूप से रूस को हराने की कोशिश में शामिल थे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया और रूसी सरकारी टेलीविजन में राजनयिकों की तस्वीरें दिखाई और ये खबर दी। Британские дипломаты уличены в шпионаже. Как посольство Великобритании в Москве превратилось в филиал Ми-6. रूसी न्यूज रीडर कह रही हैं ब्रितानी राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाया गया है। मॉस्को में मौजूद ब्रितानी दूतावास क्या MI6 की शाखा बन गई है, ऐसा उन्होंने कहा और कहा कि हम इस पर जरूर आगे जाके बात करेंगे। तो ये जो क्लिप थी, ये जो टीवी पे प्रसारित एक खबर की क्लिप थी। रूस ने ये घोषणा सुमिरन ऐसे वक्त की है जब ब्रितानी प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं और ये मुलाकात होने वाली है व्हाइट हाउस में। ब्रितानी विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों से इनकार किया है जो रूस ने लगाया है और कहा है कि ये आरोप निराधार हैं। वहीं पूर्व राजनयिक और ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लॉर्ड पीटर रिकेट्स कहते हैं कि इस कदम के जरिए रूस ब्रिटेन को संदेश देना चाहता है। The timing is too coincidental. This is Russian punishment for the UK being seen as a cheerleader for supplying weapons to Ukraine. लॉर्ड पीटर रिकेट्स कहते हैं इस कदम का वक्त मात्र संयोग है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के लिए रूस ब्रिटेन को सजा देना चाहता है और इसका जो कारण उन्होंने दिया है वो भी अजीब है। हमसे कहा गया है कि रूसी खुफिया एजेंसी के पास दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि दूतावास का काम ये सुनिश्चित करना था कि रूस रणनीतिक रूप से हार जाए। ये बेहद आश्चर्य की बात है। मानसी, यहाँ आपको और हमारे श्रोताओं को तो ये पता ही होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल को अगर हम दिनों में देखें तो यह आंकड़ा 900 से ज्यादा दिन बैठता है, जो सुनने में ही आपको आश्चर्य होता है कि एक युद्ध जो 2.5 साल से बिना रुके चल रहा है। जी, और अक्सर हमने देखा है कि इस युद्ध का रुख बदलता रहा है। यूक्रेन अमेरिका और ब्रिटेन से रूस के अंदर हमले करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति मांग रहा है और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यूक्रेन को ये इजाजत जल्द मिल सकती है और अब इस पर लगे जो प्रतिबंध हैं वो हट सकते हैं। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के पास है। यूक्रेन के पास ऐसी मिसाइलें हैं, लेकिन उसे इन्हें इस्तेमाल करने की जो इजाजत है वो है अपनी सीमा के भीतर दुश्मन के ठिकानों पर। और यूक्रेन पिछले कई हफ्तों से वो मांग कर रहा है कि पश्चिमी देशों ने इन मिसाइलों के रूस के भीतर इस्तेमाल करने को लेकर जो प्रतिबंध लगाया है उसे हटाया जाए और वो रूस के भीतर हमलों को अंजाम दे सके। तो जब ऐसे संकेत सामने आए कि हो सकता है कि जो ये प्रतिबंध हैं वो हट जाएं, तो कल यानी गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने के खिलाफ पश्चिमी मुल्कों को चेतावनी दी। उन्होंने रूसी सरकारी टेलीविजन पर कहा, Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие. पुतिन कह रहे हैं अगर ये फैसला लिया जाता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि यूक्रेन के साथ युद्ध में अब नेटो भी शामिल हो गया है, यानी अमेरिका, यूरोपीय देश भी इसमें सीधा सीधा हिस्सा ले रहे हैं। ये सीधे तौर पर उनका युद्ध में हिस्सा लेना होगा और जाहिर है इससे युद्ध का चरित्र बदल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि नेटो के देश यानी अमेरिका, यूरोपीय देश रूस के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो खतरे का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा और उन्हें भी फैसले लेने के लिए वो बाध्य होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अगर हम युद्ध की शुरुआत की बात पर गौर करें, 2.5 साल पहले की बात को, तो रूस के
यूक्रेन पर आक्रमण की एक जो वजह थी, वो शुरुआत से कहते रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और जो नेटो की मिसाइलें हैं वो रूस की सरहद से दूर रहें, ये उनकी हमेशा से डिमांड रही है। और इसी को लेकर यूक्रेन पर उनका जो हमला था, जिसको उन्होंने सैन्य का अभियान अंजाम नाम दिया था, वो शुरू हुआ था। बीते कुछ सप्ताह से यूक्रेन ने रूस के भीतर जाकर हमले किए हैं, कुर्स्क में हमला हुआ है हमें पता है, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन में भी उसके पूर्व की तरफ के इलाकों जैसे लवीव पर हमले किए हैं। ब्रिटेनी पीएम कीयर स्टारमर ने कहा था कि यूक्रेन को आत्मरक्षा का हक है, क्योंकि जब कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि यूक्रेन जो है अब कहीं ना कहीं एक बढ़त बना रहा है, तो कई देश ये कहते हैं कि उसको आत्मरक्षा का हक है। और यही बात पोलैंड के विदेश मंत्री रोडेक सिरकोस्की ने भी कही। Russia has been sending long-range missiles into Ukraine for months since the beginning of this war. वो कह रहे हैं युद्ध की शुरुआत के वक्त से कई महीनों से रूस यूक्रेन के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करता रहा है। वो यूक्रेन की ऊर्जा ढांचों पर भी हमला करता रहा है। अब सर्दियां आ रही हैं और उसने यूक्रेन के 70% से ज्यादा ऊर्जा ढांचों को तबाह कर दिया है। ये युद्ध अपराध है और वो रूस के भीतर से हमले कर रहे हैं और यूक्रेन का इन हमलों को रोकना पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में है। यानी कहीं ना कहीं नेटो देश ये मानते हैं कि अब अगर यूक्रेन कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो वो उसी के हित में है। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रवक्ता पीटर स्टैनो ने भी कहा है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देश यूक्रेन को समर्थन देने से डरेंगे नहीं। Nothing what he says will change our positions as long as he continues with this illegal aggression against Ukrainian people. पुतिन की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, पुतिन के कुछ भी कहने से स्थिति नहीं बदलेगी। जब तक रूस यूक्रेन के खिलाफ अवैध आक्रामकता जारी रखेगा, तब तक हमारा स्टैंड यही रहेगा। हम यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे, जिसमें सैन्य समर्थन और हथियारों के इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंध हटाने पर चर्चा शामिल है। सुब्रन, यहाँ बात करते हैं भारत की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और ये मुलाकात कल हुई थी। जी, ये मुलाकात कल हुई। रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने इस मुलाकात का वीडियो जारी किया और लिखा है कि डोभाल ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पीएम मोदी की मुलाकात के बारे में पुतिन को जानकारी दी। राष्ट्रपति पुतिन से डोभाल की मुलाकात के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से पत्रकारों ने ये पूछा कि क्या डोभाल ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कोई संदेश भी उन्हें दिया, तो इस पर पुतिन के प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल तो ऐसा कोई संदेश नहीं दिया गया है। अगर आपको याद हो सुबिरन, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए थे, उन्होंने वहां जेलेंस्की से मुलाकात की थी। ऐसे में ये कयास लगाए जाने स्वाभाविक है कि उसके बाद अगर डोभाल की रूस यात्रा होती है तो शायद इस बारे में भी कोई चर्चा हुई होगी। रूस की न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक पेस्कोव ने कहा कि डोभाल ने यूक्रेन में जारी जंग के समाधान को लेकर भारत के रुख के बारे में राष्ट्रपति से बात की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत और रूस एक स्पष्ट शांति योजना के बारे में फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। मानसी, आपने बताया कि किस तरह से कई दिनों से ये युद्ध चल रहा है और कई जो देश है वो चाह रहे हैं कि अब इस युद्ध में कहीं ना कहीं एक विराम आ जाए, यूक्रेन और रूस के बीच कहीं ना कहीं कोई बातचीत शुरू हो जाए। तो इस पर जो रूस है उसने कहा था कि जो ब्रिक्स के देश हैं जैसे कि भारत है और चीन है, वो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका इसमें निभा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ये मामला एकदम से समाधान इसका कोई मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे कि एक जहाज आया नेटो के सदस्य देश रोमानिया के तट के पास था, जब उसमें एक विस्फोट हुआ। चालक दल के किसी भी सदस्य को चोट तो नहीं आई, लेकिन जहाज को काफी नुकसान हुआ और इस हमले का आरोप रूस पर लगाया गया। हाँ, कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि ये हमले के पीछे रूस जो है वो जिम्मेदार है, क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में था जो नेटो के पारस्परिक रक्षा संधि के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि इस पर अब तक रूस ने कोई खास टिप्पणी नहीं की है और वो नहीं मान रहा है कि इस हमले के पीछे वो है। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात होगी सोमवार को, समय शाम के 7:30 बजे। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट से। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया और गंगोत्री ने। मुझे, मानसी को और सुमरनप्रीत कौर को दे इजाजत। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।